मेरे लिए देश की सबसे बड़ी 4 जातियां हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने एक ऐसा फैसला ले लिया कि चुनाव से पहले ही 250 सीटों पर उन्होंने जीत लगभग हासिल कर ली। जी हां, कांग्रेस पार्टी योजनाएं बनाती रह गई, प्लानिंग करती रह गई और अमित शाह और मोदी की जोड़ी ने वो करके दिखा दिया। मैं बात कर रहा हूं जातिगत जनगणना की। जी हां, कांग्रेस की ओर से या बाकी विपक्षी दलों की ओर से, इंडिया गठबंधन की ओर से जातिगत जनगणना की एक सुरसुरी छोड़ी गई और उसके तहत कहा गया कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी ये देश में होना चाहिए और इसके लिए जरूरी है कि जातिगत जनगणना के आंकड़े सामने आए ताकि जो असली हकदार है वो कितने इस देश में, इसकी पता लगाई जा सके। लेकिन इसका काउंटर करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा कहा कि हमारे लिए सबसे बड़ा गरीब अगर कोई है, जाति अगर कोई है तो इस देश का गरीब है, जिसकी गरीबी दूर करना है। हमारे लिए अगर कोई सबसे बड़ी जाति है तो वो गरीबों की जाति है, जिसकी गरीबी को हमें दूर करना है। मेरे लिए देश की सबसे बड़ी 4 जातियां हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है युवा, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है महिलाएं, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है किसान। इन 4 जातियों का उत्थान ही अगर भारत को विकसित बनाएगा और अगर 4 का हो जाएगा ना, इसका मतलब सबका हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरह से उसको काउंटर करने की कोशिश की, लेकिन जिस जातिगत जनगणना की बात कांग्रेस ने की, उसको काउंटर कैसे किया बीजेपी ने, वो इन 3 राज्यों की चुनाव की हार जो कांग्रेस को मिली है उसके बाद के नतीजों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह ने एक ऐसा गेम प्लान तैयार किया कि उसके बाद कांग्रेस चारों खाने चित्त हो गई। दरअसल 3 राज्यों में जो अप्रत्याशित नतीजा है उसकी उम्मीद न तो कांग्रेस को थी न भारतीय जनता पार्टी को शायद होगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ को जिस तरह से भूपेश बघेल की एक तरफा जीत बताई जा रही थी, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर बताई जा रही थी, कांग्रेस बहुत आश्वस्त थी कि कम से कम 2 राज्यों में तो वो वापसी कर रही है, 2 राज्यों में उसकी सरकार आ रही है, जैसे है वैसे ही रहेगा, एक राज्य में बीजेपी और 2 में कांग्रेस। लेकिन नतीजे उलट आए, तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने यहां ऐसी व्यूह रचना की जो वहां पर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और स्पीकर के फैसले जो किए, उस फैसलों ने 24 का गणित ही पूरा का पूरा बदल के रख दिया। आप देखिए, मध्य प्रदेश में जहां एक यादव, पिछड़े वर्ग से आने वाले यादव चेहरे को मुख्यमंत्री बनाकर एक ऐसा दांव चलने की कोशिश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कि उसका अफेक्ट अब चुनाव में कहां कहां होगा, ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। उप मुख्यमंत्री यहां पर एक ब्राह्मण बनाया गया, एक जगदीश देवड़ा के रूप में दलित बनाया गया और जो लोकसभा के स्पीकर है वो ठाकुर, लोकसभा के स्पीकर एक ठाकुर को बनाया गया, नरेंद्र सिंह तोमर। तो जातिगत वहां पर समीकरण साधने की। छत्तीसगढ़ की आप बात करेंगे तो आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया गया, एक ब्राह्मण को उप मुख्यमंत्री बनाया गया और एक ओबीसी वर्ग से आने वाले व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री बनाया गया और रमन सिंह जो राजपूत बिरादरी से आते हैं उनको वहां पर स्पीकर बनाया गया। छत्तीसगढ़, राजस्थान की बात करें तो ब्राह्मण मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री एक राजपूत और एक दलित और स्पीकर के तौर पर एक जो व्यक्ति है स्पीकर में एक पिछड़ा वर्ग से व्यक्ति को लाकर किस तरह से वहां पर सामंजस्य बिठाने की कोशिश की गई है, ये भी वहां आपको देखने की जरूरत है। अब अगर हम इसको जातिगत कैसे असर होगा, अब आप कहेंगे कि 250 सीटें इन मुख्यमंत्रियों को बनाने से बीजेपी ने कैसे साध ली या कैसे जीत ली चुनाव से पहले, तो मैं आपको बताऊं कि जैसे अगर मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहां पर मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री बना है यादव, उसका असर कहां कहां होगा। जिस यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया उस बिहार और यूपी में उनकी बड़ी तादाद है और यादव यहां पर कहते हैं कि ये किंग मेकर की भूमिका में होते हैं, MY समीकरण की हमेशा बात होती रही है। ये जो यादव और मुस्लिम जो है वो एक सत्ता की सीढ़ी तय करते और बाकी राजनीतिक दल भी उन्हीं की बात करते। तो यादव यहां पर किंग मेकर की भूमिका है। पिछड़ा वर्ग की अगर हम बात करें तो
बिहार में लगभग 14% के आसपास आबादी है और यूपी में 10% के आसपास इनकी आबादी। और इन दोनों राज्यों की बात करें तो 120 सीटें इन राज्यों में आती है, 80 और 40 अगर हम मिला ले तो इन 120 सीटों पर वहां से जो पिछड़ा वर्ग का मुख्यमंत्री दिया और इधर उप मुख्यमंत्री बाकी राज्यों में दिए, और जिस तरह से ब्राह्मण सवर्ण इनको भी साधने की कोशिश की, तो ये जो 80 और 40 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में भी जब ब्राह्मणों की बड़ी आबादी है, अगर हम बात करें तो 10% के आसपास उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण रहते हैं। बगल से सटा हुआ हरियाणा है, वहाँ पर 12% के आसपास ब्राह्मण है। एमपी और छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो यहाँ पर भी 5% के आसपास ब्राह्मण है। और उसके बाद अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश, वहाँ पे भी ब्राह्मणों की अच्छी खासी तादाद है। तो ये ब्राह्मण और एक यादव का कॉम्बिनेशन देकर यहाँ पर इन 120 सीटों का, अब जो ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाया उसका कहाँ कहाँ असर होगा, तो ब्राह्मण में यूपी जैसे राम मंदिर का मुद्दा और ब्राह्मण का मुद्दा है, साथ ही साथ जो बाकी राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश हो गया जहाँ पर ब्राह्मणों की अच्छी तादाद है, या फिर आपके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो हिंदी बेल्ट के राज्य है, यहाँ उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर तो इसका असर जाएगा ही। तो किस तरह से सीटों को साधने की कोशिश की गई है ये इससे आपको समझ में आएगा। फिर अगर मैं बात करूँ आदिवासी मुख्यमंत्री की, तो अगर आदिवासियों की संख्या आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा 32% आदिवासी रहते, लेकिन इस आदिवासी मुख्यमंत्री बनाकर सिर्फ छत्तीसगढ़ को साधने की कोशिश नहीं की। अगर हम देखें बस्तर में जैसे आदिवासी बहुल रहा है और 26 सीटें, उसमें से 22 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, और वहाँ पर लोकसभा की भी सीटें अगर हम बात करें तो रिजर्व है, 11 में से 4 सीटें आदिवासियों के लिए रिजर्व है, तो उस पर भारतीय जनता पार्टी का निशाना है। और बाकी अगर टोटल हम बात करें आदिवासियों की, झारखंड में 26% आदिवासी आते हैं, मध्य प्रदेश में 22% आते हैं, उड़ीसा 23% आदिवासी वहाँ बसते हैं। तो ये इन राज्यों को अगर हम मिला ले तो 75 के आसपास सीटें बनती है, और यहाँ पे 20% जो सीटें 75 में से वो रिजर्व है आदिवासियों के लिए, ट्राइबल्स के लिए। तो उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने इनको मुख्यमंत्री बनाकर एक बड़ा एक मैसेज देने की कोशिश की। वैसे तो द्रौपदी मुर्मू को पहले ही राष्ट्रपति बनाकर आदिवासियों के बीच में एक संदेश देने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी ने कि आदिवासियों को वो निग्लेक्ट नहीं कर रही है, उनका पूरा सत्ता में भागीदारी का वो ख्याल भारतीय जनता पार्टी रखती है। ये संदेश उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को बना के दिया था, लेकिन उसके बावजूद विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री जैसा पद एक छत्तीसगढ़ के राज्य का, और पहला उस राज्य को छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री मिला। अगर जोगी को हम छोड़ दें, क्योंकि उनका मामला अभी भी अदालत में लंबित है, उनकी जाति कौन सी है, वो हालांकि खुद को आदिवासी कहते थे, आदिवासी प्रमाण पत्र ही उन्होंने लगाया था, लेकिन अभी उस पर संशय है। तो इस हिसाब से पहले आदिवासी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने उस राज्य को दिया। और बाकी जगह पर भी अभी आप मंत्रिमंडल देखेंगे तो मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में भी आपको कुछ आदिवासी देखने को मिलेंगे, राजस्थान में भी कुछ आदिवासी देखने को मिलेंगे, छत्तीसगढ़ में भी कुछ आदिवासी और देखने को मिलेंगे, जैसे लता उसेंडी हो गई या बाकी और लोग हैं। तो अब मंत्रिमंडल में भी आदिवासियों का दबदबा आपको देखने को मिलेगा। तो ये स्ट्रेटेजी पूरी भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर बनाई, और इस स्ट्रेटेजी के तहत पूरा इन 250 सीटें झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, तो ये जो 250 सीटें इन राज्यों में आती है उसको साधने की भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है। और इन पर जीत एक तरह से अब कांग्रेस के सामने एक बड़ा ये है कि जो जातिगत जनगणना की वो बात कर रही थी, वो मुद्दा तो फुस हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने उसका काउंटर कर दिया कि आप तो सिर्फ बात करते हैं, हमने पहले से ही हिस्सेदारी दे दी, और फॉरवर्ड समाज को भी नाराज नहीं किया। जैसे मध्य प्रदेश में कहा गया कि जो आपने जातिगत जनगणना की बात की, जिसकी जितनी हिस्सेदारी की बात की, तो फॉरवर्ड जो वोटर्स थे वो आपसे नाराज हो गए, मध्य प्रदेश में कहा गया, और इसलिए कांग्रेस को वहां पर बड़ा नुकसान हुआ। तो आपने दो तरफा चोट कर ली अपने ऊपर। एक तो आपने जातिगत जनगणना की बात छोड़कर पिछड़ा वर्ग को तो आप लुभा नहीं पाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कर उनको लुभा लिया, और जो फॉरवर्ड ब्लॉक है उसको आपने नाराज कर लिया, और भारतीय जनता पार्टी ने उनको भी साध लिया। तो ये इस तरह से बीजेपी ने एक पूरी रणनीतिक तरीके से 24 की बिसात इन 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों में समय लेकर उन्होंने घोषणा की, लेकिन पूरी तरह से बिसात बिछा ली है, और लगभग 250 सीटों पर पहले ही एक तरह से विजय प्राप्त कर लिए। ये आप कह सकते, ये साधकर
चुनाव में क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं है और इसका बहुत असर होगा। आप देखिएगा रैलियों में इस बात का बार बार जिक्र आएगा कि हमने कैसे एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया, एक ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाया, एक यादव को मुख्यमंत्री बनाया, और जहां जिस सीट पर जितनी हिस्सेदारी होगी वहां जाकर वो उसी को बोला जाएगा ताकि जनता के बीच में रिकॉल किया जा सके कि हम आपको एक भागीदारी दे रहे हैं। और अभी तक तो ये होता था कि जैसे यादव की पार्टी आरजेडी या समाजवादी पार्टी को कहा जाता था, लेकिन उसमें यह संदेश जाता है कि उसमें यादव की अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ परिवार के यादवों का ही भला होगा, बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, बेटा बड़ा मंत्री बनेगा, बाकी यादवों की जो निचले तबके का यादव है उसकी कहाँ सुनवाई हो रही है। यूपी में भी वही है, अखिलेश बनेंगे, डिम्पल बनेंगे, धर्मेंद्र बनेंगे, बाकी परिवार के लोग बनेंगे, बाकी यादवों का क्या। तो एक यादवों की पार्टी, अब एक भारतीय जनता पार्टी ने मैसेज देने की कोशिश की कि हमारे यहाँ कोई यादव कार्यकर्ता है उसको भी हम मुख्यमंत्री बना सकते हैं। और जिस तरह से शपथ ग्रहण में आपने देखा कि भजनलाल चौथी पंक्ति में खड़े थे, ये तीसरी पंक्ति में खड़े थे, इन दोनों को पता नहीं था। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये भी संदेश देने की कोशिश की है कि एक कार्यकर्ता जो है हमारा, जो तीसरी चौथी सफ में खड़ा है, उसको भी उठा के हम मुख्यमंत्री बनाते हैं। तो ये सारी भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति बनाई है और 250 सीटों को लगभग नाप लिया है इस 3-4 जो एक्सरसाइज की उसके ज़रिए। अभी तो चुनाव के एक्सरसाइज शुरू नहीं हुई है, प्रचार शुरू नहीं हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मोड में आ गई। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष इसका कैसे काउंटर करेगी, ये बड़ी चुनौती उनके सामने, ये देखना होगा। इस खबर पर आपकी क्या राय, आपको भी क्या लगता है कि ये बहुत आसान हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का जो एक तरह चयन किया, उसके बाद क्या इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती हुई आपको नजर आ रही? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।